आज मैं बात करने वाला हूं सम्राट अशोक के अभिलेखों पर। वैसे सम्राट अशोक के अभिलेखों पर इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार सम्राट अशोक के अभिलेखों को सच मानते हैं और उन्हीं अभिलेखों के आधार पर उनका इतिहास लिखते हैं। वहीं दूसरे इतिहासकार हैं, वो सम्राट अशोक के अभिलेखों को सच नहीं मानते हैं, बल्कि कथा कहानियों को सच मान के वो उसी को इतिहास मानते हैं। तो इस तरह से सम्राट अशोक के अभिलेखों के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। तरह तरह के अलग अलग तथ्य इतिहासकारों ने प्रस्तुत किए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वाकई में सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आज मैं आपको इस वीडियो में सम्राट अशोक की कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की चर्चा करने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना ताकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में। सम्राट अशोक के अभिलेख। अभिलेख होता क्या है वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। पत्थर या किसी कठोर धातु पर लिखे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और भारतीय इतिहासकारों ने क्या किया है कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे उन अभिलेखों को शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में विभाजित किया हुआ है। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लिपि है वो धम्म लिपि है। धम्म लिपि को ही कुछ इतिहासकारों ने ब्राह्मी लिपि कहा है। वैसे अशोक के अभिलेखों में उसका नाम धम्म लिपि लिखा हुआ है। खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी। भारत में अगर सबसे प्राचीन अभिलेख किसी के माने जाते हैं तो वो सम्राट अशोक के माने जाते हैं। सम्राट अशोक से ज्यादा प्राचीन अभिलेख किसी राजा के अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 84,000 इनकी संख्या थी, यानी सम्राट अशोक ने 84,000 अभिलेखों को लिखवाया था। लेकिन अभी तक सम्राट अशोक के 40 से अधिक अभिलेखों को ही खोजा गया है और बाकी अभिलेखों की अभी खोज जारी है। सम्राट अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम 1750 में स्टीफेन थेलर ने खोजा था, जो दिल्ली मेरठ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है कि पहला जो अभिलेख था सम्राट अशोक का वो 1750 में किसने खोजा था? स्टीफेन थेलर ने खोजा था। कौन सा था? दिल्ली मेरठ अभिलेख था। सम्राट अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता पाई थी। इस प्रश्न को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसको विशेष तौर पे याद रखना है। दिल्ली टोपरा अभिलेख को कब पढ़ा गया था? 1837 में पढ़ा गया था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इतिहासकारों ने सम्राट अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। सबसे पहले बात करते हैं शिलालेख की। पहले शिलालेख में क्या लिखा है? पहले शिलालेख में लिखा है सम्राट अशोक ने ऐसा कहा है उसमें कि जीव हत्या न करने का आदेश दिया है। दूसरे शिलालेख में इसमें सम्राट अशोक ने लिखा है कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा करने की उन्होंने बात कही है। और तीसरे शिलालेख में सम्राट अशोक ने कहा है अपने अधिकारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का आदेश दिया है और माता पिता, समण और बमण की आज्ञा पालन करने का आदेश दिया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि माता पिता के अलावा समण और बमण, ये समण और बमण कौन होते थे? ये बौद्ध भिक्षुओं को कहा जाता था समण और बमण। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति करने की बात कही है और धम्म महामात्र का कार्य जनता को मानवता का ज्ञान देना होता था।
छठवां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने ऐसा कहा है कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, मुझे जनता की हर समय खबर चाहिए। सातवां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने सभी संप्रदायों के सभी लोगों को सब जगह निवास करने की अनुमति प्रदान की गई है। आठवां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष से धम्म यात्रा की शुरुआत बोध गया से की थी। नौवां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने आदेश दिया है कि सेवकों, जो काम करने वाले होते हैं, उनके प्रति शिष्टाचार करने का आदेश दिया है। 10वां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने धम्म के पालन करने की बात कही है। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की चर्चा की गई है, जैसे धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं और धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं। 12वां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने दूसरे धर्मों की आलोचना न करने का आदेश दिया है। जो दूसरे उस समय धर्म प्रचलित थे, उनकी आलोचना न करने की बात कही है। 13वां शिलालेख, सम्राट अशोक का यह शिलालेख सबसे लंबा है और इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि प्रियदर्शी ने अपनी धम्म नीति से 600 योजन तक धम्म विजय प्राप्त की थी और जिन राजाओं ने धम्म को स्वीकार किया था वह मिस्र के टॉलमी द्वितीय, मकदूनिया के एंटीगोनस गोनेटस, श्रीलंका के राजा और दक्षिण भारत के राजा आदि थे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो 13वां शिलालेख है सम्राट अशोक का, वो सबसे लंबा माना जाता है और उसी में कलिंग युद्ध का भी वर्णन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कि धम्म नीति से 600 योजन तक धम्म विजय प्राप्त की थी। 600 योजन का मतलब होता है 8640 किलोमीटर तक। मिस्र के जो राजा थे उस समय टॉलमी द्वितीय, उन्होंने भी धम्म को स्वीकार किया था। मकदूनिया के एंटीगोनस गोनेटस, मकदूनिया जहाँ का सिकंदर था, तो वहाँ के राजा एंटीगोनस गोनेटस ने भी धम्म को स्वीकार किया था। श्रीलंका के राजा ने भी स्वीकार किया था और दक्षिण भारत के कई राजाओं ने स्वीकार किया था। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के कुछ अन्य अभिलेखों की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, मास्की अभिलेख। यह अभिलेख आधुनिक कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है और इसमें सम्राट अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। इसी अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। जैसे आज हम लिखते हैं अशोक, ये नाम गलत है। ये जो लिखा हुआ है ये नाम सही है, क्योंकि उनके अभिलेखों में सेम यही लिखा हुआ है। इस अभिलेख की खोज वीडन के द्वारा 1915 में की गई थी। मास्की अभिलेख को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी चर्चा प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार की गई है। नंबर 2, भाबरू या बैराठ अभिलेख। सम्राट अशोक का यह अभिलेख राजस्थान के जयपुर जिले में है और इसमें सम्राट अशोक का नाम प्रियदर्शी का मतलब होता है प्यारा दिखने वाला। इस अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है और इस अभिलेख की खोज कैप्टन वर्ट ने 1840 में की थी। नंबर 3, नेतूर अभिलेख। सम्राट अशोक का यह अभिलेख कर्नाटक के मैसूर में है और इसमें सम्राट अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। नंबर 4, गुर्जरा अभिलेख। सम्राट अशोक का यह अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है और इस अभिलेख में भी सम्राट अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। नंबर 5, एरगुड़ी अभिलेख। सम्राट अशोक का यह अभिलेख आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है और यह अन्य सभी अभिलेखों से अलग है, क्योंकि इस अभिलेख में लिखावट शैली हड़प्पा सभ्यता की तरह है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं है। नंबर 6, सोहगौरा ताम्रलेख। सम्राट अशोक का यह ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है और यह प्रथम ताम्रलेख है। इस ताम्रलेख में अकाल के समय अनाज बांटने का विवरण दिया गया है।
अब बात करते हैं स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख होता क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। खंबा या पिलर पर लिखे हुए लेखों को स्तंभ लेख कहा जाता है। नंबर 1, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के इस अभिलेख की खोज 1750 में टीफेन थेलर ने की थी और यह स्तंभ लेख मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में था, परंतु फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया था। नंबर 2, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के द्वारा इस स्तंभ लेख को कैप्टन पॉलियर के द्वारा 1785 में खोजा गया था। मूल रूप से यह स्तंभ लेख हरियाणा के अंबाला जिले के टोपरा गांव में था, परंतु फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे भी दिल्ली लाया गया था। इस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक के सभी स्तंभ लेखों को उत्कीर्ण करवाया गया है और यह सम्राट अशोक का अंतिम अभिलेख माना जाता है। नंबर 3, सांची स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख में महामात्रों को संघ में लड़ाई झगड़े को रोकने का आदेश दिया है और यह स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। नंबर 4, सारनाथ स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख की खोज 1905 में आर.एल. स्टाइन ने की थी और यह स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित है। इसमें धम्म महामात्रों को संघ में लड़ाई झगड़े को रोकने का आदेश दिया है। नंबर 5, कौशाम्बी स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख की खोज 1834 में टी.एस. वर्ट के द्वारा की गई थी। मूल रूप से यह स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, परंतु मुगल बादशाह अकबर ने इस स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में रखवाया था और इस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक की रानी कारूबाकी के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है तथा इसमें सम्राट अशोक के पुत्र तीवर का भी उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, कौशाम्बी स्तंभ लेख को कहा जाता है। ये आपको यहां पे विशेष तौर पे याद रखना है। नंबर 6, रुक्मिणदेई स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख की खोज 1896 में फिहरर ने की थी और यह स्तंभ लेख नेपाल के तराई में स्थित है। इस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक ने धार्मिक कर वली को माफ किया था तथा भूमि कर को कम करके 1/8 भाग कर दिया था और इसी स्तंभ लेख को इतिहासकारों ने आर्थिक अभिलेख भी कहा है। किसको कहा है? रुक्मिणदेई स्तंभ लेख को कहा है। नंबर 7, निकाली सागर स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख की खोज 1895 में फिहरर के द्वारा की गई थी और यह स्तंभ लेख नेपाल के तराई में स्थित निगलीवा गांव में है तथा सम्राट अशोक ने यहां पर 26वें बुद्ध कनक मुनि के स्तूप का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के गुहा लेखों पर। गुहा लेख होते क्या हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। गुहा लेख उन लेखों को कहा जाता है जो गुफाओं के अंदर लिखे जाते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष तथा 19वें वर्ष बराबर पहाड़ी पर सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण करवाकर आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान की थी, क्योंकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। यहां से एक प्रश्न बहुत ज्यादा उठाया जाता है कुछ छात्रों के द्वारा। उन्हें ऐसा लगता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानने से पहले वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म को मानते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे आपको ध्यान रखना है वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। उनके पिता बिंदुसार भी आजीवक संप्रदाय के ही अनुयायी थे और सम्राट अशोक के दादा जैन धर्म के अनुयायी थे। भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने सम्राट अशोक के सभी अभिलेखों में
लिखे हुए लेखों को कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकरम के नाम से 1879 में प्रकाशित किया था। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं धम्म की, क्योंकि इस वीडियो में धम्म की चर्चा बहुत की गई है। तो आखिर धम्म है क्या? देखिए, धम्म के संबंध में अलग अलग परिभाषाएं इतिहासकारों ने दी हैं। इतिहासकार कुछ ऐसा लिखते हैं कि धम्म ही धर्म है, लेकिन धम्म और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि चिंता और चिता इन दोनों शब्दों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। ठीक उसी तरह से धम्म और धर्म आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। इतिहासकार लिखते हैं तो धम्म की जो परिभाषा है वो हर एक व्यक्ति ने अपने तरह से दी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धम्म के अंतर्गत भगवान की मान्यता नहीं है, लेकिन धर्म के अंतर्गत भगवान की मान्यता है। अब बात करते हैं दूसरे तथ्य पर। दूसरा तथ्य ये है कि कुछ छात्रों ने कमेंट करके पूछा था कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या फर्क है, क्या है ये, इसको आप अच्छे से समझाइए। देखिए, जो समय की गणना है उसको ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले की जो घटनाएं हैं उन्हें ईसा पूर्व लिखा जाता है कि ये ईसा पूर्व की घटनाएं हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उन्हें ईसवी लिखा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 550 ईसा पूर्व में हुआ है और उसकी मृत्यु 500 ईसा पूर्व में हुई है, तो यहाँ पे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि 550 से 500 की ओर लौट रहा है, ये आगे क्यों नहीं जा रहा, कि 550 से 600 की ओर क्यों नहीं जा रहा। यहाँ पर उल्टा आया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति का अगर जन्म 550 ईसा पूर्व में हुआ है और उसकी मृत्यु 500 ईसा पूर्व में हुई है, तो उसकी उम्र 50 वर्ष हुई। अब यहाँ पर कुछ लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि 550 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है तो 600 ईसा पूर्व की तरफ उसको जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर उल्टा आया जाता है। ये आपको बस ध्यान रखना है यहाँ पे। और ईसा मसीह के जन्म की बाद की जो घटनाएं हैं यहाँ पे सीधा चला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ाया। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।